ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी 2 चैप्टर कर चुके हैं और इससे पहले ज्योग्राफी भी अपलोड हो चुकी है, इकोनॉमिक्स भी अपलोड हो चुकी है। जिसने नहीं देखी प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हो। नाउ अब तक सेकेंड चैप्टर तक हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हंटर और गैदरर थे और पैलियोलिथिक एज जो थी वो 2 मिलियन से 12,000 साल तक थी और उस दौरान फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब 12,000 साल के बाद क्या होता है, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उसके 12,000 ईयर्स एगो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है। यानी कि मौसम बदलाव होगा तो उसके बेसिस पर बारिश आएगी तो घास उगेगी तो क्या होगा, जो डियर हैं, जो भी ऐसे जानवर हैं जो घास पर डिपेंड हैं, अब वो ज़्यादा होने लगेंगे। अब उस बेसिस पे यहाँ पर देखने को मिलता है कि फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड कैसे होने लगे थे। अब वो जानवरों की जो घास उगती है उसका पैटर्न समझने लगे थे कि एक्चुअल में ये प्लांट होते कैसे होंगे, ये सीजन कौन से सीजन में होते हैं, इनमें से अगर सीड गिरते हैं तो ये फिर एक नया पौधा उगता है। तो अब ये धीरे धीरे सीखने लगे थे 12,000 साल के बाद। अब कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे ये चीज़ें हुई एक सीक्वेंस में करेंगे। तो अभी आई थिंक आपका सीक्वेंस बन चुका होगा किस तरह से हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लिया है और चैप्टर 3 के सीक्वेंस में ये आगे बढ़ते हैं ना। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में टाइप करना है @पंकज बोरा स्मॉल लेटर में, तो आपको पंकज बोरा यूपीएससी पीसीएस डिस्कशन एंड पीडीएफ ग्रुप दिख जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डेली के बेसिस पे जो हिंदू एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पे एक मॉडल आंसर भी यहाँ पर हम फ्रेम करते हैं ना। आप हमारे जो है पेड सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। पेड सब्सक्रिप्शन में क्या है, 1 साल के लिए आपको करंट अफेयर मिल जाते हैं डेट वाइज द हिंदू के 499 रुपये में, जिसमें डेट वाइज पीडीएफ नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स भी मिलते हैं, इसी के अंदर इंक्लूड है। फ़ोन गाइडेंस मिलती है, ऑप्शनल नोट्स मिलते हैं, आंसर राइटिंग आपकी चेक की जाती है। तो कंप्लीट 499 में 1 साल तक नोट्स मिलते हैं। मंथली 99 रुपीज़ के आपके मिल जाते हैं और सिर्फ एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए तो आपको 299 रुपीज़ में मिल जाते हैं। करना बहुत सिंपल है। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में आपको एक इंस्टा मोजो का लिंक है, या तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी के नोट से चाहिए तो आप डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आप इसी नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे करके जो भी स्क्रीनशॉट पेमेंट की है इसी नंबर पर आपको करनी है। उसके बेसिस पर हम आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी आपको यहाँ पर पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ये स्टेप्स यहाँ पर देखने हैं। तो टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है कौन कौन सी वेराइटीज़ ऑफ फूड्स से। फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन, मिल्क, मीट, ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं और एनिमल्स से भी मिलता है, जैसे मिल्क जिनको पाला करते हैं ना। वो अलग अलग टाइप में ये प्लांट ग्रो होते हैं, अलग अलग कंडीशंस में। अलग अलग एनिमल्स भी अलग अलग इन्वायरमेंट प्रेफर करते हैं। हर एक जानवर का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकता है ना। अब हुआ कैसे, फार्मिंग की शुरुआत हुआ कैसे। जो पहले के ह्यूमन हुआ करते थे, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, उनको जो पैलियोलिथिक एज से, मीजोलिथिक एज से या न्यूलिथिक एज से, ठीक है, जो स्टोन एज वाले ह्यूमंस थे, उनको जनरली फार्मिंग का पता नहीं था। अब शुरुआत होती कैसे है, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग खेती करना, हर्डिंग अपना जो ये है जानवरों को, इन सबको रेयर करना, इन सबको पालना। स्टार्ट करते हैं। पीपल प्रॉबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड। देखिए, जैसा मैंने बोला कि जिस तरह से 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज होने की शुरुआत हो चुकी थी, उस बेसिस पर जो स्टोन एज के लोग थे उन्होंने ये ऑब्जर्व करना शुरू करा कि कहाँ पर खाने वाले जो हैं पौधे उगते हैं, कैसे होते हैं, कौन से सीजन में उगाए जाते हैं, नए जो वो बीज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। Perhaps they begin looking after plants, protecting them from birds and animals so they could grow and seeds could ripen. अब वो लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे उन पौधों को जो ऐसे उगते थे वो देखा करते थे, उनको पक्षियों से भी बचाने लगे, जानवरों से भी बचाने लगे, ताकि उनके पकने का वो इंतज़ार करते थे। तो इस तरह से उनके, आप सोच समझ सकते हो कि धीरे धीरे जब उन्होंने ये पैटर्न एनालाइज किया तो उस बेसिस पर वो समझने लगे थे कि कोई एक पौधा कैसे उगता है और कैसे फसल उगेगी। Now the first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Fact for prelims. आपको ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। जो पहला एनिमल था जिसको पाला गया, टेम किया गया, वो है डॉग। ओके, उसके साथ साथ दूसरे भी जो लेटर एनिमल्स को पाला गया, जैसे है शीप, गोट, कैटल। ऑल्सो द पिग लिव्ड इन द हर्ड्स एंड द मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास।
अब यहाँ पर एक जानकर एक सरप्राइजिंग बात यह है कि जनरली जितने भी एनिमल्स थे वो घास खाते हैं। अब घास खाने से क्या मतलब है? घास, जैसा मैंने बोला 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुआ ना, जिस तरह से बारिश आई, घास बहुत ज़्यादा उग गई थी, उस बेसिस पर उन्हीं जानवरों को ज़्यादा टेम करने को देखने को मिला। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स। अब दो चीज़ें थी कि किस तरह से फार्मिंग शुरू की और किस तरह से हर्डिंग शुरू की। देखिए, फार्मिंग तो इस तरह से देखी कि उन्होंने पैटर्न को एनालाइज किया, और हर्डिंग इस बेसिस पे जो ग्रास है, क्लाइमेट चेंज हुआ उस बेसिस पे उन्होंने किसी जानवर को पालना भी स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ तक का आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि फार्मिंग और हर्डिंग कैसे शुरुआत होने लगी थी। ठीक है, अब ध्यान से समझना डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन इसको समझेंगे और इसका मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स। डोमेस्टिकेशन उसको नाम दिया गया है जहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या है, प्लांट्स को उगाते हैं, एंड लुक आफ्टर द एनिमल्स, एनिमल्स भी पालते हैं। तो यहाँ पर रेयरिंग, जो हर्डिंग और फार्मिंग का मतलब यहीं पर यह है कि प्लांट्स को भी देखना, एनिमल्स को भी देखना। ठीक है, अब क्या हो रहा है धीरे धीरे, दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एनिमल फॉर द डोमेस्टिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे, प्लांट्स और जानवरों को अच्छे से एनालाइज करने लगे, और जो उनके लिए हेल्पफुल होता था वो उसको डोमेस्टिकेशन करने लेते थे। ठीक है, डोमेस्टिकेशन का मतलब उनको देखना, उसको प्रोटेक्ट करना बर्ड्स और दूसरे जानवरों से। नाउ अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें होने लगी थी। मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इस पर पॉइंट ऐड अप नहीं करूँगा, लेक्चर बड़ा नहीं होना चाहिए, जो भी आपके लिए ज़रूरी है वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स वर वीट एंड बार्ले, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स क्या हैं, शीप और गोट। अभी आपके माइंड में कन्फ्यूज होगा कि अभी तो आपने डॉग कहा था। जो पहला जो एनिमल था जिसको टेम किया था वो डॉग था, उसके साथ साथ लेटर इनको भी डोमेस्टिकेशन के लिए शीप और गोट को। ठीक है, तो अर्लीस्ट तो डॉग था जो फैक्चुअल होता है, पर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की अगर बारे में बात करें तो जो ग्रास खाते थे जैसे शीप है, गोट है, ये इनको देखने को मिला। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। प्लांट्स की अगर बारे में बात करें तो वीट और बार्ले का पैटर्न एनालाइज करने लगे, एनिमल्स के बारे में बात करने तो शीप और गोट का पैटर्न एनालाइज करने लगे थे। अब जो ग्रेन्स उगाया जा रहा था ना उस टाइम पे, तो वो किसके लिए यूज़ होता था, शीड के लिए, फूड के लिए, गिफ्ट के लिए, या स्टोर्ड फॉर फूड। ओके, अब हमारा यहाँ पर से स्टार्ट होता है नया कॉन्सेप्ट, ए न्यू वे ऑफ लाइफ। अब ये क्या है, व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये समझ लीजिए कि सपोज कोई अगर पेड़ पौधे उगा रहा है, खेती कर रहा है, मान के चलो उसने आलू उगाए, तो उसको 2-3 महीने वहीं पर रहना पड़ेगा जब तक आलू पूरा जो बीज है वो पूरा तैयार होके एक आलू नहीं बन जाता। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपन, जब तक वो पक नहीं जाता तब तक उस आदमी को वहीं पर रहना पड़ेगा। उसके बाद एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ द वेज ऑफ स्टोरिंग। इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। अब क्या हुआ, अभी हमको देखने को मिलेगा धीरे धीरे जब हम खुदाई करना शुरू करते हैं, एक्सक्वेशन करना शुरू करते हैं, हमें लार्ज पॉट्स मिलते हैं, बास्केट्स, डक पिट्स इनटू द ग्राउंड। यहाँ यानी कि ज़मीन में भी डक किया जाता है और ग्राउंड के नीचे छुपाए जाते हैं ग्रेन्स को। तो उन्होंने अपना धीरे धीरे क्या हुआ था, जो लोग थे उन्होंने प्लांट्स से ग्रेन्स बनाना तो शुरू कर दिया था। अब उनको ये चाहिए था कि बहुत लार्ज नंबर पर उनके पास ग्रेन्स हो चुके हैं, अब उनको ये चाहिए कि धीरे धीरे इसको स्टोर कैसे करें। तो उन्होंने स्टोर के लिए पॉट्स बनाना शुरू कर दिए, बास्केट को बुनना शुरू कर दिया और ग्राउंड के नीचे डग करना शुरू कर दिया। ओके, नाउ दूसरे एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। एनिमल्स को भी रेयर किया जाता था ताकि स्टोर ऑफ फूड। जनरली क्या है, जैसे एनिमल है, जैसे गोट है, गोट का भी मिल्क यहाँ पर से वो लोग लेते थे, ठीक है, एज ए फूड की तरह। नाउ नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। ओके, तो आप कुछ फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स भी करेंगे, बट उससे साथ हम ये जानेंगे कि किस तरह से हर्डर्स और फार्मर्स को देखने को मिला और किस किस जो आर्कोलॉजिस्ट साइट थी, जो आर्कोलॉजिस्ट ने जो एक्सक्वेट करके साइट ढूंढी थी। साइट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी बिल्डिंग के रिमेन्स देखने को मिले, कुछ भी पुरानी चीज़ मिले तो वो साइट कहलाएगी। ना यहाँ पर देखने को मिला कि बंट ग्रेन्स देखने को मिले, या तो वो एक्सीडेंटली जले होंगे या पर्पस के साथ उसको पकाया जाता होगा।
तो अब यहाँ पर फैक्ट फॉर प्रीलिम्स कुछ साइट्स देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है और यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। देखिए सम इंपॉर्टेंट साइट्स आर ग्रेन्स एंड बोन्स, जहाँ पर देखने को मिली हड्डियाँ भी देखने को मिली, यानी कि हर्डरिंग भी हो रही होगी, यानी कि जानवरों को पाला जाता था। वीट, बार्ले, शिप, गोट, कैटल, ये कहाँ पर? मेहरगढ़, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। राइस है, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स है, कोली ढवा उत्तर प्रदेश में। अब याद रखना जो ये साइट्स दी गई हैं ये कौन से राज्य में प्रेजेंट डे में पड़ती हैं, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चावल, कैटल मेहरगढ़ में, महागरा में उत्तर प्रदेश, ठीक है। मेहरगढ़ और महागरा दो अलग चीज़ें हैं, ये याद रखना। वीट एंड लेंटिल गोफकरल कश्मीर में। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको ये नोट्स में मिल जाते हैं, मैं सभी को एक एक करके नहीं बताने वाला। अगर आपके पास एनसीईआरटी नोट्स ये नहीं है तो आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी क्या कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कल बताया था, इससे पहले जो सेकंड चैप्टर अपलोड किया था उस पर पैलियोलिथिक साइट कौन सी थी? भीमबेटका, करनौल केव्स और हुंसगाई। करनौल केव्स में तो एशियस के वो देखने को मिले थे, राख देखने को मिली थी। इससे ही हमें पता चलता है कि पैलियोलिथिक में फायर डिस्कवर हो चुकी थी। ये फैक्ट था प्रीलिम्स के लिए। नाउ टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ कब होगी? यानी कि बगल पे है नदी और उसके बगल पर आपने की है खेती, तो आपकी एक सेटल्ड लाइफ हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सेटल्ड लाइफ होगी तो एक्चुअल में खेती तो की जा रही है, तो सेटल्ड लाइफ के बगल पे भी तो आपको घर होना चाहिए ना, जहाँ के आप रह के देखभाल कर सकें अपने जो है पौधों की। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट जब एक्सक्वेशन कर रहे थे उन्होंने ये पाया था कि कुछ जगह थी, झोपड़ियाँ थी, कुछ हाउसेस देखने को मिले थे। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है बुर्जा होम, जो कि अभी प्रेजेंट डे कश्मीर में है। वहाँ पर खास बात क्या है? खास बात यह है, देखने को मिलता है कि जो पिट हाउसेस देखने को मिले, यानी कि सपोज ये ग्राउंड है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखने को मिला होगा जो ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं ये ग्राउंड के नीचे सीढ़ियाँ बनाते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर घर बनाते हैं, या तो वो धूप से बचने के लिए है या जानवरों से बचने के लिए वो बनाते थे। तो ऐसा बुर्जा होम में देखने को मिला। दूसरा, आर्कियोलॉजिस्ट को कुकिंग हार्थ भी देखने को मिले, यानी कि ये देखने को मिला जो चीज़ वो जानवर हैं या कोई दूसरी चीज़ है उनको पकाने की सामग्री भी यहाँ पर देखने को मिली। वो घर के बाहर थी और घर के अंदर भी देखने को मिली, या तो वो इंडोर में खाना बना सकते थे या आउटडोर में, यानी कि पका के खाया जाने लगा था। यानी कि फायर की तो पैलियोलिथिक में हमें देखने को मिला कि एक्सीडेंटली में भी फायर का इन्वेंशन हो चुका होगा। इन्वेंशन कहने का मतलब क्या होता है? अचानक से कहीं सूखी घास होगी, बहुत तेज़ी से धूप आई तो एक तो फायर यहाँ से देखने को मिला, यहाँ से उनको नॉलेज पता चल सकती थी। या बहुत जो पुरानी कहानियाँ ये भी कहती है कि वो पुराने दो पत्थरों को टकराए और फायर वहाँ से लगी। यानी कि एक तरह से फैक्ट फॉर प्रीलिम्स ये जान लीजिए कि पैलियोलिथिक में फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये सब चीज़ें मिलते जा रही थी। स्टोन्स भी मिल रहे थे अलग अलग साइट्स में। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लीस्ट पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। अब अलग अलग शेप के टूल्स हमें देखने को मिले, जो स्टोन्स हैं बहुत ज़्यादा शार्प एजेस देखने को मिले, इसलिए उस साइट को नियोलिथिक साइट बोला गया। अब यहाँ की जो पत्थरों में अलग विशेषता क्या है, पैलियोलिथिक या मीजोलिथिक? मीजोलिथिक में तो छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे, बट नियोलिथिक में ऐसा क्या था? नियोलिथिक में जैसा मैंने बोला सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क है। जैसे टाइम ड्यूरेशन फिर से बता देता हूँ, 2 मिलियन से लेके 12,000 साल तक पैलियोलिथिक, 12,000 से 10,000 तक मीजोलिथिक, और 10,000 के बाद का जो समय है वो है नियोलिथिक। तो 3 टाइम पीरियड अभी के 3 चैप्टर के लिए तो ये याद रखना है, और तीनों में स्टोन्स की विशेषताएं और कुछ नहीं है। अभी नियोलिथिक में कैसे पत्थर देखने को मिलेंगे? फाइन कटिंग एज, बहुत ज़्यादा शार्प होंगे, नाइफ मतलब वो स्टोन्स, ठीक है। मोटार्स एंड पेस्टल, जिससे कि वो जो गेहूँ हैं या जो ग्रेन्स हैं वो कूटा जा सके। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे सेवरल थाउजेंड्स ईयर लेटर। ओके, नाउ पैलियोलिथिक टूल्स ऑल्सो कंटिन्यूड। ऐसा नहीं था, अगर आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि क्या जब नियोलिथिक एज चल रही थी, जब और ज़्यादा स्किल आ चुकी थी वहाँ के लोगों के पास, तो क्या जो पैलियोलिथिक में बने हुए पत्थर थे क्या उनका यूज़ नहीं होता है? नहीं, उनका यूज़ भी होता था। जैसे मैंने एक पहले चैप्टर में एग्जांपल दिया था कि जैसे अभी हमारे पास एक्वागार्ड है,
बट अभी भी तो हम मटके में पानी का यूज़ करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि यार मटके का जो पानी स्टोर करने के लिए तो पहले, या ठंडा रहने के लिए पहले यूज़ किया करते थे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पैलेलिथिक टूल्स भी यूज़ में आते थे। ओके, नाउ दूसरा है मैनी kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grain like rice, wheat, lentils, that now became an important part of the diet. Okay, now in many areas men and women still continue to hunt and gather food. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली है कि जैसा हमने बोला कि फार्मिंग शुरू हो चुकी है, बट अभी देखने को मिलता है ना, अभी जैसे मान के चलो ये इंडिया है और यहाँ पर इंडिया के ही कोई दूसरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो प्राइमरी जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वो अभी भी मॉडर्न वर्ल्ड के साथ इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। उन्होंने ना ही गाड़ियाँ देखी है ना ही कुछ। तो अभी आप सोच सकते हो कि कोई लोग गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, बट कुछ ही लोगों ने दुनिया नहीं देखी है, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, वो अभी भी उसी पुराने जीवन काल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वैसा ही आप अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो कि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में यह पूछा जाएगा क्या जो न्यूलिथिक जब एज चल रही थी 10,000 साल के बाद, क्या पैलेलिथिक टूल्स यूज़ नहीं होते थे, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पैलेलिथिक टूल्स यूज होते थे। दूसरा, उस टाइम में भी हंटर और गैदरर हुआ करते थे, जैसे अभी के समय में है ना, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल होते हैं जो अभी भी मॉडर्न वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस नहीं है, तो यानी कि अभी मॉडर्न टाइम्स में भी ट्राइबल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी न्यूलिथिक टाइम में पैलेलिथिक वाले इंसान या उनकी बनाई गई स्किल्स या वो वाली चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्राइब्स का। ट्राइब्स यानी कि बहुत बड़े लार्ज नंबर में जो कबीले होते हैं उनका एक सरदार होता है, उन्हें ट्राइब्स कहते हैं जनरली। उनके अलग जो कल्चरल जो लॉ अलग होते हैं, जो रीजनल अलग लॉ होते हैं, और धर्म के हिसाब से उनके अलग कानून होते हैं। उनके जो भगवान है, गॉड और गॉडेस हैं, वो अलग होती हैं। तो ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। यूजुअली 2 या 3 जनरेशन एक जगह पर कई सालों तक रहती है, छोटे छोटे स्मॉल सेटलमेंट में या किसी गाँव में। जनरली इन पूरे जो सेटलमेंट को या इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, ट्राइब्स बोला जाता है। और ये ट्राइब्स होती है एक तरह से, जहाँ पर मेन उनका ऑक्यूपेशन होता है हंटिंग करना, जानवरों को मारना, गैदर करना, फ्रूट्स को गैदर करना, फार्मिंग करना, हर्डिंग करना, फिशिंग करना, ये सब चीज़ें होती हैं। विमेंस ज़्यादातर महिलाएं एग्रीकल्चर वर्क में हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें बीज बोना हो गया, प्लांट्स को देखना हो गया, ग्रेन्स को काटना हो गया, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, दूसरा मैन की अगर बारे में बात करूं तो मैन यूजुअली लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ द एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर। उनके चारे के लिए वो जाते रहते थे। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो ट्राइब्स होती है उनका एक यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन होता है, जिसमें उनकी अलग भाषा होती है, अलग म्यूज़िक होता है, उनकी कहानियाँ अलग हैं, उनकी पेंटिंग अलग है, उनके जो भगवान हैं गॉड और गॉडेस अलग होती हैं। इसे ट्राइब्स कहते हैं। अब याद रखना, इसमें धीरे धीरे हम अभी तो एनसीईआरटी क्लास 6 में, धीरे धीरे हम आगे को पढ़ते रहेंगे तो ट्राइब्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर टर्म है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में जानेंगे। यहाँ पर इसकी केस स्टडी दी गई है, क्यों मेहरगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। मेहरगढ़ के बारे में देखेंगे कि उसके बाद कैसी चीज़ें अर्लीस्ट, कैसे पता चलता है कि यहाँ पर पहले कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी या नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ एक ऐसी साइट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, और ये कहाँ पर पड़ता है, नियर द बोलन पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। मतलब ईरान को जाने वाले रास्ते में बोलन पास पड़ती है, वहाँ पर मेहरगढ़ हमारा पड़ता है। ओके, अब मेहरगढ़ ही वो स्थान है जहाँ पर प्रोबेबली ये माना जाता है कि जो वीमेंस और मेंस हैं उन्होंने बार्ले और वीट कैसे उगाया जाता है वो सीखा। शिप है, गोट्स है, पहले टाइम इस एरिया में ही देखने को मिली। It is one of the earliest villages that we know about. Archaeologists who have excavated the site found evidences of many kinds of animal bones from earliest level. अब मेहरगढ़ जो साइट है वहाँ पर एनिमल्स के जो बोन्स के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे दूसरे जानवर भी इंक्लूडेड हैं। ऐसा नहीं कि कुछ जानवर हैं, डियर देखने को मिलता है, पिग देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ जब और ज़्यादा एक्सकवेशन किया जा रहा था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जैसे कैटल्स के बोन्स हैं, शिप है, गोट है, इन सब के बोन्स देखने को मिलती है। ओके, नाउ एक खास बात मेहरगढ़ में एक और चीज़ देखने को मिली
कि वहाँ पर क्या देखने को मिला, रेक्टेंगुलर हाउसेज देखने को मिले। जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे उस जगह की, एक्सक्वेट कर रहे थे, तो उन्होंने ये घर देखा कि रेक्टेंगुलर शेप के हैं यार, और हर एक यानी कि हर एक घर में 4 कंपार्टमेंट हैं, ये ऐसे होंगे 1 2 3 4। ये एक उन्होंने अलग सी बात देखी, सरप्राइजिंग चीज़ देखी। अब उनके बेसिस पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कोई चीज़ इंस्टिंक्ट क्या कहती है या क्या चीज़ माना जा सकता है या क्यों बनाए होंगे, उन्होंने डिसाइड किया एविडेंसेस के बेसिस पर और अपने बेसिस पर कि क्यों ये बनाए जाते होंगे। तो मेहरगढ़ में तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपकी कि कौन सी ऐसी साइट में रेक्टेंगुलर हाउसेज देखने को मिले विथ 4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। या तो कुछ जो कंपार्टमेंट हैं उसको स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। और मेहरगढ़ में ही दूसरी सरप्राइजिंग चीज़ ये देखने को मिली आर्कियोलॉजिस्ट को कि व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन देयर बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट। अगर आपसे पूछा जाए मेहरगढ़ में स्टोन एज के दौरान क्या लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव होता था या नहीं, तो आपका आंसर होगा यस। आपका क्यों आंसर यस होना चाहिए, क्योंकि आपने मेहरगढ़ की स्टडी पढ़ी है, क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिले थे रेक्टेंगुलर हाउसेज, 4 से ज़्यादा कंपाउंड है, स्टोरेज के लिए तो यूज़ करते थे। बट आपने एक और चीज़ यहाँ पर देखी थी कि जब कोई आदमी मरता है तो उसके जो रिलेटिव और फ्रेंड्स हैं उनकी ये बिलीव था कि लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करती है। ऐसा उन्होंने क्या देखा ऐसा, तो ऐसा उन्होंने ये देखा कि जब भी कोई लाश देखने को मिली थी, जब भी आर्कियोलॉजिस्ट ने ये एक्सक्वेशन किया होगा, जो पीपल्स हैं, जो डेड पीपल्स हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनके साथ वो बरी करते थे विद गोड्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ये मानना था उनका कि अगर हम इसके साथ जो ये डेड बॉडी है इसके साथ बकरी गोट रख देंगे तो ये उसके अगले जन्म के लिए खाने बन के सर्व करेगी। तो इसका मतलब ये समझ रहे हो ना, उनका मानना ये था, उनका ये विश्वास था कि लाइफ आफ्टर डेथ जो है पॉसिबल है। तो ये हमने केस स्टडी किसकी पढ़ी, मेहरगढ़ की। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम देखते हैं अर्लियर एंड लेटर लेवल्स, कि पहले कौन सा लेवल है फिर बाद में कौन सा लेवल है। कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ जो भी एक्सक्वेशन कर रहे हैं ये पुराने ज़माने का है या पुराने कुछ सालों का है, ये अभी रिसेंट साल का है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 मान के चलो कोई सिविलाइजेशन रहती है, ये ग्राउंड है और ये चौथे नंबर पर कोई सिविलाइजेशन है, उनके घर हैं वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ, वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुकी थी, अब यहाँ पर उनके बस माउंट्स बचे हुए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिविलाइजेशन आएगी, तो सबसे ज़्यादा रिसेंट की जो यंग सिविलाइजेशन होगी 1 होगी और जो सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन होगी वो नंबर 4 होगी। जैसा कि मैंने लिखा है वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्टेड लिविंग ऑन फ्लैट लैंड 4, लैंड 4 में रहना शुरू करते हैं। कुछ सालों के बाद सरफेस ग्रेजुअली बढ़ता है, पीपल डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल उनका होता है और वहीं पर घर बनाते हैं। कुछ सालों बाद, हज़ारों सालों बाद माउंट्स वहाँ पर बन जाता है, वहाँ पर डगअप किया जाता है उसके बेसिस पे। तो सबसे ज़्यादा पुराना जो होगा 4 होगा और सबसे नया होगा 1 होगा। ओके, जैसा हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था वैसा ही डजाउली हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। तो इस चैप्टर में 2 ही चीज़ें थी, एक तो मेहरगढ़ के बारे में जानना है और डजाउली हेडिंग। ये आपको देखने को मिलती है ब्रह्मपुत्र वैली के पास में। यहाँ पर से हम चाइना या म्यांमार जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे जो चीज़ मिलती है, जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, वो स्टोन टूल्स हैं, मोटार्स और पेस्टल हैं ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए। और ये इंक्लूड करता है, ये इंडिकेट करता है, ये दिखाता है, दर्शाता है कि द पीपल्स वर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन्स एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट, यानी कि उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। अदर फाइंड्स लाइक जेडाइट भी देखने को मिलता है। जेडाइट एक तरह से स्टोन है। जेडाइट क्या है, एक तरह स्टोन है दैट हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द चाइना, जो कहाँ से लाया गया, चाइना से लाया गया। ऑल्सो कॉमन आर फाइंड्स ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल्स फ्यूल एंशिएंट वुड दैट हार्डन इनटू एंड पोट्री। अब देखिए जेडाइट जो है वो चाइना में मिलता था, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर पुराने ज़माने में ट्रेड भी देखने को मिलता है। ओके, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। लास्ट में सम डेट्स फॉर प्रीलिम्स। डोमेस्टिकेशन कब से शुरुआत होने लगी थी, 12,000 साल पहले से। क्या है इसका मेन कारण है क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन के बेसिस पे। देखो लास्ट में मैं सीक्वेंस बता देता हूँ। बारिश हुई तो ग्रास उगा, घास होगी तो जो
स्टोन एज के लोग हैं वो एनालाइज करने लगे पैटर्न कि किस तरह से, और उनको फॉलो करने लगे, जो एनिमल्स हैं उनको फॉलो करने लगे, और उसके बेसिस पर उन्होंने हर्डिंग भी शुरू कर दी, यानी कि वो एनिमल्स जो ग्रास पर डिपेंड है उनको भी पालना शुरू कर दिया, और ग्रास कैसे उग रही है वो भी समझने लगे, और फार्मिंग भी शुरू कर दी। तो डोमेस्टिकेशन कब से शुरू हुआ था? 12,000 साल पहले। ओके, कुछ कीवर्ड भी देख लेते हैं। और सेटलमेंट या मेहरगढ़ में 8,000 साल पहले, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जो सेटलमेंट शुरू हो गया था, यानी कि सेटल्ड लाइफ कब जीने लगे थे यहाँ पर। ओके, अभी यहाँ पर याद रखना, ये मीजोलिथिक में जो ये 12,000 साल डोमेस्टिकेशन शुरू किया था, बट एक्चुअल में प्लांट्स को कैसे ग्रो करना है ये नहीं सीखा था, बस वो पैटर्न एनालाइज कर रहे थे। अभी धीरे धीरे हम आगे को करते रहेंगे। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोग कैसे ग्रो करते हैं, एनिमल्स देखते हैं, वो डोमेस्टिकेशन होता है। फार्मर जो प्लांटिंग करते हैं। हर्डर ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर ए हर्ड ऑफ लाइव स्टॉक, जो जानवरों को देखता है, उनको लाइव स्टॉक को पालता है। न्यूलिथिक नई स्टोन एज। पॉट्स का मतलब क्या होता है? सिलेंड्रिकल कंटेनर। ट्राइब्स तो आपको पता ही है, विलेज हाउसेज। और बरियल्स का मतलब होता है जहाँ पर डेड बॉडी को बरी किया जाता है, ठीक है, दफनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही चैप्टर 3 के लिए। उसके बाद वेट कीजिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के लिए।